सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल अध्याय चल रहा है दूसरी किताब का पहला। ठीक है, भूगोल के संदर्भ में होता क्या है ये भूगोल। पहले हमने पूरे भारत के संदर्भ में भूगोल की चर्चा की। अब पूरी सृष्टि में भूगोल की क्या महत्वता है, कितनी शाखाएं होती है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भूगोल की शाखाएं पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इससे यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन को दो प्रमुख उपागम, विषय वस्तु व प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीय प्रकार की पहचान की जाती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत रेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन अथवा सीमांकन करेगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदर्शनों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्टित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद यानी द्विता, दो प्रकार के पक्ष रखने वाले अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल पर समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने प्राकृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। अब देखिए, भूगोल की शाखाएं विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भौतिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियां, उनके क्रम, विकास और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा, जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार और जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। फिर जल विज्ञान में क्या होता है, देखो अलग अलग है। इस पहले पार्ट में तो आपको सिर्फ भूगोल की थ्योरी का ही पता लगेगा भी क्या कह रहा है, ठीक है, उतना ही पढ़ना है आपको। जल विज्ञान ये धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित होते हैं जल विज्ञान में तो, तथा उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों पर प्रभावों का अध्ययन है। फिर देखिए, ये देखो भूगोल की शाखा भौतिक, सिद्धांत, अर्थशास्त्र, विधि, तकनीक, मानव। फिर इसमें सिद्धांत के अंदर जैसे देखो, ये सिद्धांत दर्शन है, भौगोलिक चिंतन आ गया, मानव परिस्थिति है, भू विज्ञान व मानव पारस्परिक आ गई। फिर इसमें विधि व तकनीक में मानचित्र, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि और मात्रात्मक आ गई। और फिर एक आ गया भू सूचना यानी GIS, GPS, LIS, ठीक है। फिर इसमें मानव में देखो, मानव की संरचना में बहुत कुछ पढ़ते हैं। मानव की संरचना में सामाजिक, जनसंख्या, बस्ती, आर्थिक, फिर ऐतिहासिक, राजनीतिक, फिर इसके अंदर आगे जनसंख्या में ग्रामीण, नगरीय, फिर ग्रामीण, और उसके बाद में आर्थिक में कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, और फिर इधर आर्थिक में सेवाएं, और इधर परिवहन, औद्योगिक, बहुत सारी चीज़ें मानव भूगोल के अध्ययन में। जो हमने पहले वो किताब पढ़ी है ना दूसरी मानव भूगोल की, वो मानव भूगोल के अंदर मानव के सारे में क्रियाकलाप हो गए और भारत के संदर्भ में आ गए। इसमें भी कुछ हम बातें पढ़ेंगे। इधर अंतरपृष्ठ जीव वजह से जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान। फिर आगे इसके पॉइंट है पादप विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण भूगोल। अब देखिए मृदा भूगोल। अब मृदा भूगोल है, सीधी सी बात है, मिट्टी का अध्ययन किया जाएगा। तो यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण और उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है।
मानव भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज और इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता व समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन होता है। भी सामाजिक सांस्कृतिक तो उसके बारे में होगा। फिर जनसंख्या दिवस, तो जनसंख्या के बारे में करना होगी, कितनी घटी, कितनी बढ़ी, कितनी कहीं ज़्यादा है, कहीं घनत्व कितना है, वही बातें हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, उसका वितरण कितना है, घनत्व, लिंगानुपात कितना है, कितने लोग कहाँ प्रवास कर रहे हैं, कहाँ व्यवसायिक संरचना का अध्ययन हो रहा है, तो उसमें आ जाएगा। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप व अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, अभी वो डायग्राम हमने पूरी सारणी पढ़ी, वही चीज़ है ये। आर्थिक भूगोल यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना, तत्व और सेवाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास से संबंधित भूगोल हो जाएगा। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। अब देखो हमने इतिहास पढ़ रहे हैं ना, इतिहास के अंदर भूगोल की बातें आती है ना, इतिहास में भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है, वैसे ही भूगोल में इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है। तो अलग अलग प्रक्रियाओं में हर एक चीज़ में समाकलित है, मिलजुल कर सारी सिस्टम है यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भूगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का दिया है। राजनीतिक भूगोल, अब राजनीतिक क्षेत्र में भी भूगोल का महत्व, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। सीमाओं, निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा भी विकसित करता है। जीव भूगोल, अब देखो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती है। जीव भूगोल, इसमें पशुओं व उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप व भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। ठीक है। अब वनस्पति भूगोल, यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है, ये वनस्पति भूगोल। पारिस्थितिक भूगोल, इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल तो होता है ना, आपने सुना होगा ना, तीसरी चौथी पांचवी में पर्यावरण लगती है, पता होगा। वहाँ कोई विज्ञान नहीं लगती, कोई सामाजिक नहीं लगती, कुछ नहीं लगता ना। फिर देखो तीसरी चौथी पांचवी, उसमें सब कुछ इकट्ठा ही होता है, भूगोल उसमें, इतिहास उसमें, राजनीति उसमें, विज्ञान उसमें। पाँच छठी से आप लगते हो, सामाजिक विज्ञान की किताब अलग आ जाती है, विज्ञान की अलग। 10वीं तक पढ़ते हो ना भूगोल। देखो 10वीं में पढ़ के आए हो आप, उसमें अर्थशास्त्र भी है, राजनीति भी थी, इतिहास भी थी, भूगोल थी ना। अब 11वीं में देखो भूगोल अलग होगी, इतिहास अलग होगी, अर्थव्यवस्था अलग होगी, यानी बहुत सारे विषय बांट के कोई अंदाजा ही नहीं। तो ये शाखा ही है किस प्रकार होती है। तो पर्यावरण भूगोल, इसमें संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया है, जिसके अध्ययन हेतु शाखा का विकास हुआ। फिर देखो प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं, वृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन भी कोई छोटे स्तर के होते हैं, बड़े स्तर के अलग अलग होते हैं। ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर व नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना, विश्लेषण, दो ऐसे पक्ष जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब सभी विषयों में काम आते हैं एक समय। अब देखो भूगोल की शाखाएं, प्रादेशिक उपागम के आधार पर प्रादेशिक अध्ययन क्षेत्रीय, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। अब इसमें क्या आता है, देखो प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन में एक आता है स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, 3 प्रकार का। और प्रादेशिक योजना में देश ग्रामीण योजना और शहरी योजना, इन दोनों, जैसे हमने अब जनसंख्या पढ़ते हैं ना कि शहरी जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण कितनी है, पुरुष कितनी है, महिला कितनी है, सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो चीज़ है। दर्शन, भूगोलिक चिंतन, भूमि व मानव अंतर प्रक्रिया, मानव परिस्थितियाँ, विधि तंत्र व तकनीक, सामान्य व संगणक आधारित मानचित्रण, यानी गणना करने की जो होती है, परिमाणात्मक तकनीक या सांख्यिकी, संख्या से संबंधित, और दूसरे
इनके परिणाम जो होते हैं उस परिणाम पर आधारित परिस्थितियाँ। ठीक है, उसके बाद देखो क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे भू दूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थितीय तंत्र। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया गया और पढ़ाया जाता है, परंतु ये रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र व नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरणार्थ, जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीक थी अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो। पहले हाथ से ही चित्र बनाते थे, सारा कुछ करते थे और मानचित्र बनाते थे। अब देखो सीधा पोस्टर आता है ना, बाजार से खरीदते हैं। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद क्षेत्र में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता की अपार वृद्धि हुई है, बहुत सारी वृद्धि हुई है, हर चीज़ की नई नई खोजें हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला। वैश्विक स्थितीय तंत्र बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, क्योंकि एक दो भूगोल में पूछे कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं, एक दो भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल व इसका महत्व, तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे।